देखो तीसरा हमारे पास क्या है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, राइट। क्वेश्चन आने के जो चांसेस रहेंगे वो रेडिएशन से सबसे ज्यादा रहेंगे। रीजन ये है, कन्वेक्शन में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, कंडक्शन जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, ओम्स लॉ से। तो अच्छे खासे क्वेश्चन खुद ओम्स लॉ से बन जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बार बार देने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास बच जाता है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। रेडिएशन के बारे में तुमको तीन चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, राइट, लिखते जाना है। रेडिएशन के बारे में तीन चीजें तुमको ध्यान रखनी है। पहला, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्या है, सबसे फास्टेस्ट मोड है, और इसमें जो स्पीड होगा वो होगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कहने का मतलब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी होगी। दूसरा, इसमें जो लाइट ट्रांसफर सॉरी हीट ट्रांसफर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सेकेंड पॉइंट लिखना है, हीट ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बहुत, इस पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, वेव्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रेज होते हैं, कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव तक होते हैं इसमें। इन सब में भी कौन सा वो वेव होता है जो हीट कैरी करता है, राइट, कौन सा, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो होता है वो क्या करता है, हीट कैरी करता है। हीट एक एनर्जी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेल कैपेबल है एनर्जी को ट्रांसफर करने में। किस फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो इनको, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो तीसरा पॉइंट लिखना है, डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, रेडिएशन को कैरी करने के लिए, रेडिएशन के फॉर्म में हीट को कैरी करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब ये वैक्यूम में भी क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और वही एग्जांपल है कि सन से अर्थ तक जो हीट आ रहा है वो तो वैक्यूम से होता हुआ आ रहा है, राइट। तो वो आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। क्लियर है ये। अब रेडिएशन में सबसे पुरानी थ्योरी, सबसे पहली जो थ्योरी दी गई वो दी गई प्रिवोस्ट से। पहले ही मैं बता दे रहा, जो प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज है ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसको पढ़ने में कोई हार्म नहीं है क्योंकि जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में उसका ये बेस है। तो मैं पहले से बता दे रहा, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका क्या है, बेस है। इसलिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो लिखना है, टॉपिक डालना है, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। राइट, पहले डेफिनेशन लिखना है, all the object except 0 Kelvin, जीरो केल्विन को 0 केल्विन लिखना, ऐसे लिखोगे तो बाद में समझोगे एक्सेप्ट ओके लिखा हुआ है ना। तो 0, ये देखो राइट, तो 0 केल्विन लिख लेना इसको, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट 0 केल्विन always emits as well as absorbs heat, राइट। अब ये जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, बस 0 केल्विन नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो वो हीट को क्या करेगा, एमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि काफी बोल्ड स्टेटमेंट अपने आप में, अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये सिर्फ हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो सिर्फ हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। बट इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, चाहे कोई सा भी टेम्परेचर हो, ये हीट क्या करेगा, रिलीज भी करेगा, इमिट भी करेगा, एज वेल एज एब्जॉर्ब भी करेगा। हाँ, यह अलग बात है कि अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से तो ज्यादा हीट इमिट करेगा और कुछ हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बट ओवरऑल हीट क्या करा, इमिट। पर प्रोसेस दोनों ही होंगे। इससे काफी डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस यह आ जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो आज तक हमें लग रहा था कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। इनके अकॉर्डिंग ये हीट क्या करेगा, इमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा, बट जितना इमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। बात आई समझ में? तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यार सिंपल सा है। मान लो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ले लिया तीन अलग अलग केसेस में, राइट, तीन अलग अलग केसेस में। इन तीनों ही केस में हमने ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 क्या किया है, कंसीडर किया हुआ है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कंसीडर कर लिया है क्या, T2। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 कंसीडर कर लिया। अब इसमें जो पहला केस है, राइट, पहला केस है, इसमें हम कह रहे हैं कि जो T1 है वो ज्यादा है किससे, T2 से। जो सेकंड केस हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं T1 लेस है किससे, T2 से। और जो थर्ड केस हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, इसमें हमने मान लिया T1 बराबर है किसके, T2 के। अब अगर ये टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, हीट इमिट करेगा, राइट, ये हो गया हीट इमिटेड। बट ये साथ ही साथ कुछ हीट क्या करेगा, एब्सॉर्ब भी करेगा। और यहां पे अगर देखें तो इमिटेड हीट क्या होगा, ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एब्सॉर्ब हीट, बट एब्सॉर्ब भी करेगा भले इसका टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। अगर इसका टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो ये मोस्टली हीट क्या करेगा, राइट, एक सेकेंड उल्टा कर ले रहा हूं इसको। इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो मोस्टली हीट ये क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, राइट, मोस्टली हीट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है पर कुछ हीट ये क्या करेगा, एमिट भी करेगा, और ओवरऑल हीट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। अगर दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो अभी हमें लग रहा था कि ना तो हीट इमिट करेगा ना तो हीट एब्सॉर्ब करेगा, पर ये दोनों ही काम करेगा, राइट। कुछ हीट क्या करेगा, ये एब्सॉर्ब करेगा, और कुछ हीट ये क्या करेगा, राइट, इमिट भी करेगा। तो ओवरऑल हीट, इसका नेट हीट एक्सचेंज कितना हो गया, 0। अब हमने इनसे पूछा कि भैया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे और कैसे डिपेंड करेगा, या कोई मैथमेटिकल फॉर्म है कि कितना एब्सॉर्ब कर रहा है कितना इमिट कर रहा है निकालने का। तो इनके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या की, थ्योरी दी। इसके बाद इनके थ्योरी पे बेस्ड कि कितना हीट इमिट करेगा और कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा, इनके थ्योरी पे बेस्ड स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने क्या किया, अपनी थ्योरी दी, वो एनसीईआरटी में। तो सिंस जो एनसीईआरटी में है वो सीधा सीधा इस पे बेस्ड है, इन्होंने क्या किया, पूरी थ्योरी दी, और थ्योरी में कितना इमिट करेगा कितना एब्सॉर्ब करेगा वो पार्ट दिया किसने, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। इसलिए सिलेबस में या एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होने के बावजूद इसको हमने क्या किया, पढ़ा है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहना बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रहा है, एक भी टॉपिक इधर से उधर नहीं होगा। जहां पे अगर होगा उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, और वो भी मैं तुमको क्या कर दूंगा, बता दूंगा कि ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर जरूरी है, क्योंकि इससे हम वो समझ रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। तो इन्होंने तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं दिया, लेकिन आगे जाके स्टीफन और बोल्ट्जमैन, दो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी पे बेस्ड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला अवेलेबल कराया कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो पहले इसको लिखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे अगला पार्ट। लिख लो इसे। देखो, तो प्रेवोस्ट ने तो यहां पे किसी भी टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन इनकी थ्योरी पे बेस्ड दो साइंटिस्ट स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ने क्या किया, बताया कि जो इमिटेड हीट और एब्सॉर्ब्ड हीट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, लिखना है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यहां पे लिखना है
है ना, पहले लिख लो उसके बाद समझा दूंगा। ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट 0 Kelvin, all the object except 0 Kelvin emit heat in which emitted heat per unit area per unit time, in which emitted heat per unit area per unit time is directly proportional to the temperature, directly proportional to the fourth power of, is directly proportional to the fourth power of temperature of object. Fourth power of temperature of object, and absorbed heat per unit area per unit time, absorbed heat per unit area per unit time is directly proportional to the fourth power of temperature of surrounding. Fourth power of temperature of surrounding. देखो यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि लेट से हमारे पास क्या है, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर हमने मान लिया क्या T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लिया क्या T2। अब प्रिवोस्ट ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, कोई भी टेम्परेचर हो, ये हीट क्या करेगा, एमिट भी करेगा और हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। कितना करेगा ये उन्होंने नहीं बताया, पर इन दोनों ने मिलकर क्या क्या बताया, इन्होंने बोला कि जितना भी हीट ये क्या करेगा, एमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तुम चाहो तो डी क्यू भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एमिटेड जो हीट है वो फोर्थ पावर ऑफ राइट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा और उसके फोर्थ पावर पे कि कितना हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर हम यहां से क्या करें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएं, तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाएं तो कांस्टेंट लगता है सिग्मा, जिसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जाएगा सिग्मा T1 टू द पावर 4। इसी तरह से बोला कि जितना हीट एब्सॉर्ब करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। एब्सॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग पे और कितना इमिट करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, राइट, ऑब्जेक्ट पे। और अगेन यहां पे अगर हम क्या करें, ये देखें कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो सिग्मा ही लगेगा और ये हो जाएगा T टू द पावर 4। अब मान लो मैंने बोला लेट कि T1 क्या है, ज्यादा है किससे, T2 से। तो अगर मुझे ये जानना है कि नेट कितना हीट इसने क्या किया, एब्सॉर्ब किया या इमिट किया, तो नेट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो जाएगा सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। ये हमारा क्या रहेगा, मेन इक्वेशन रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी। तो अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है तो हम चाहते तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते थे हीट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब भी तुमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इंटेंसिटी होता है कोई भी एनर्जी राइट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर कभी कभी हम इंटेंसिटी को, सिंस एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम क्या हो जाएगा, पावर, तो हम पावर बाई एरिया भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। यहां पे जो सिग्मा है इसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट, इसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो 5.67 इंटू 10⁻⁻8, राइट। कभी कभी अप्रोक्सीमेट में 6 लिया जाता है, 5.6 से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, याद करने में आसान रहेगा 5, 6, 7, 8, राइट। तो 5.67 इंटू 10⁻⁻, माइनस का भी ध्यान रखना। अगर यूनिट की बात करें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो हो गया क्या, पावर, वॉट, राइट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये इधर आएगा। अच्छा, T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4,
किस में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, या दोनों में ले सकते हैं? किस में लेंगे? सिर्फ और सिर्फ केल्विन में, क्योंकि बेटा यहां पे पावर हो रहा है। डायरेक्ट T1 माइनस T2 होता तो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहां पे पावर के बाद डिफरेंस है तो सिर्फ लेना है किसमें? केल्विन में। तो यहां से ये केल्विन भी आ जाएगा, केल्विन टू द पावर -4, राइट, ये नीचे आएगा इसलिए, तो ये हो जाएगा इसको। और यहां पे T1 और T2 को लेना है किसमें? केल्विन में। क्लियर है ये? तो तुम खुद देख सकते हो कि थोड़ा सा अगर कभी न्यूमेरिकल आएगा तो टू द पावर 4 करना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए केयरफुल रहना यहां पे भी। क्लियर है ये क्या किया उन्होंने बताया कि नेट कितना हीट एब्जॉर्ब या इमिट करेगा। चलो इसको लिखो, सिर्फ ये कि भाई कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, सिर्फ एब्जॉर्ब तो वो यहां से निकालोगे, और नेट हीट का एक्सचेंज वो वहां से निकलेगा, है ना। चलो देखो ना, हमें एक टर्म और देखना है, राइट, ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मान लो हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, और इसमें नेट क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, गिर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट में जितना भी हीट दिया जाता है वो 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ पार्ट जो होता है वो वहीं से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। मेटल्स वगैरह होते हैं, जब हीट गिरता है तो कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है। कुछ पार्ट क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना टेम्परेचर क्या करता है, रेज करता है। और कुछ पार्ट एक तरफ से इंटर करता है और दूसरी तरफ से क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, राइट। ये ट्रांसमिटेड हीट है, एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से सीधा क्या हो गया, निकल गया। तो अगर हम क्या करें, इस नेट अमाउंट ऑफ हीट को लिखना चाहें तो नेट अमाउंट ऑफ हीट लिखेंगे QA प्लस R प्लस T। कितना हीट इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, कितना रिफ्लेक्ट किया है, और कितना क्या किया है, ट्रांसमिट किया हुआ है। वो 11th वालों को समझ में आएगा क्यों हंसी आ रही, राइट। ऐसे अब अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे को क्या कर दूं, Q से डिवाइड कर दूं, तो हमने यहां पे लिखा ऑन डिवाइडिंग बाय Q, राइट। इसको अगर हम क्या करते हैं, Q से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा QA बाई Q प्लस QR डिवाइड बाई Q प्लस QT डिवाइड बाई Q। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ टोटल हीट इसने कितना एब्जॉर्ब किया है, आउट ऑफ टोटल हीट कितना रिफ्लेक्ट किया है, और आउट ऑफ टोटल हीट इसने कितना ट्रांसमिट किया हुआ है। इस टर्म को जो QA बाई Q है, राइट, उसको लिखा जाता है A से। ए के 2 नाम होते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या सिंपल हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, कि कितना ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, एब्जॉर्प्टिविटी, राइट। इसी तरह से ये जो टर्म हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी, राइट, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिविटी। और इसी तरह से ये जो टर्म है इसको रिप्रेजेंट करेंगे T से, और इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटिविटी, राइट, इसे हम बोलेंगे ट्रांसमिटिविटी। अगर इनको हम रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू A प्लस R प्लस T, या फिर सिंपल सा लिखो A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1, राइट। ये लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि पिछले बार मैं जनरली इसको A प्लस R प्लस T लिखता हूं तो आर्ट इज इक्वल टू 1 होता है। पिछली बार जल्दी जल्दी में मैंने R प्लस A प्लस T लिख दिया था, तो रैट इज इक्वल टू 1 हो गया था, तो वो रैट पढ़ के हंस रहे थे। हाँ, उतने में खुश हो जाते, उससे ज्यादा नहीं, है ना। बाकी लोग सोच रहे कि ये 2-3 क्यों हंसे जा रहे, कुछ बहुत फनी होगा, नहीं, वो उतने में खुश हो जाते हैं, उससे ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं। उनको वो चीज रियलाइज हो चुका है ना, कि हमने 11th में साइंस चूज कर लिया है, अब कुछ नहीं बचा है, तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगते हैं। और तुम वो जो सारी उम्मीदें खो चुके, अब कोई भी चीज, राइट, कोई भी चीज से तुमको कुछ नहीं लगता है, तो वो उतने में जनरली वैसे ART तो आर्ट इज इक्वल टू 1 होता है। इन लोगों रैट लिख दिया था मैंने, तो वो उतने में खुश हो गए थे, रैट। तो A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, राइट। इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। बट यहां हम क्या कर रहे हैं, 3 केसेस ले रहे हैं, राइट, 3 केस ले रहे हैं। केस 1 हम ले रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि A की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर A की वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब सीधा सीधा है कि R की वैल्यू 0 और T की वैल्यू भी कितनी, 0। इसका मतलब हुआ कि भाई जितना भी हीट हम इसको क्या कर रहे दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है।
ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे हीट गिरने से वो पूरी तरीके से उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट ना हो पाए, उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी, राइट। तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा क्या, ब्लैक बॉडी। बेसिकली ब्लैक बॉडी कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, राइट। परफेक्ट क्या है, एब्जॉर्बर। अब एक चीज और क्या करना है, ध्यान रखना है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा, जिसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखी होगी, वो उतना ही एनर्जी क्या करेगा, एमिट भी करेगा। तो अगर कभी ऐसा है कि एक ब्लैक बॉडी है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लैक बॉडी इज, पहला ऑप्शन दिया परफेक्ट एब्जॉर्बर, दूसरा दिया परफेक्ट एमिटर, तीसरा दिया परफेक्ट रिफ्लेक्टर और चौथा दिया बोथ ए एंड बी, तो आंसर लगाएंगे बोथ ए एंड बी। परफेक्ट एमिटर भी होगा और परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होगा। इसको कंफ्यूज नहीं करना है रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन से। एब्जॉर्ब जो हीट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करके अपना टेंपरेचर बढ़ाएगा। रिफ्लेक्ट जो आया और टकरा के सीधा चला गया, और ट्रांसमिट एक साइड से इंटर किया और दूसरे साइड से निकल गया। इमिशन का मतलब होता है जो हीट उसने एब्जॉर्ब करके रखा था, राइट, उसी हीट को जब ये क्या करेगा, एमिट करेगा, रिलीज करेगा, वही इमिशन कहलाएगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब सराउंडिंग का टेंपरेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। इमिट कब करेगा, जब सराउंडिंग का टेंपरेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना अच्छा ये एब्जॉर्बर होगा उतना ही अच्छा इमिटर भी होगा। भाई जितना एब्जॉर्ब करके रखेगा उतना ही तो इमिट कर सकता है। तो ये भी टर्म यूज किया जाता है कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन आर ऑलवेज कपल्ड, राइट। इसमें थर्मल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ये भी टर्म यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन आर ऑलवेज कपल्ड। जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा उतना ही अच्छा इमिटर भी होगा। तो ब्लैक बॉडी हम बोलेंगे परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब सराउंडिंग का टेंपरेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। इमिट कब करेगा, सराउंडिंग टेंपरेचर कम होगा। एक और चीज पूछ लेता है कि ब्लैक बॉडी क्या हमेशा ब्लैक कलर का होता है, ऐसा नहीं, हमेशा ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर का ही हो बिल्कुल जरूरी नहीं, राइट। पर मोस्टली जो बनाए जाते हैं इस तरह से, वो नॉर्मली क्या है, इसी तरह से बनाए जाते हैं कि वो ब्लैक कलर के होते हैं। ऑलमोस्ट जितना हीट गिरता है उतना एब्जॉर्ब कर लेता है। रियल केस में 100% कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हम लोगों ने जो बनाया हुआ है परफेक्ट, जो मतलब जो नियर परफेक्ट बनाया हुआ है, वो हो सकता है मेरा मतलब मुझे एग्जैक्टली उतना अच्छा याद ना हो, पर 99.94% तक क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है जो बनाया गया है, राइट। इसका नाम है वैंटा ब्लैक। नाम सुना हुआ है, वैंटा ब्लैक। ये ब्लैकेस्ट ब्लैक है, राइट। आज के टाइम पे ये ब्लैकेस्ट ब्लैक है, राइट। जनरली पेंटर्स वगैरह जो वो लोग यूज करते हैं काफी महंगा होता है। ये सबसे ज्यादा ब्लैक है जो 99.94। मैं बोल रहा हूं इसमें के लिए मैं 100% श्योर नहीं हूं, एक बार तुम चाहो तो कंफर्म कर सकते हो। लगभग इतना ही क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, पर 100% नहीं, राइट। 99.94 हो सकता है या 99.4 हो सकता है, कुछ ऐसा है। मैं उस चीज के लिए 100% श्योर नहीं हूं, पर वैंटा ब्लैक जो है फिलहाल जितना मुझे पता है वो अभी तक का ब्लैकेस्ट ब्लैक है। क्लियर है ये, मेरी एक्स के हार्ट के सिवा। अब ज्यादा तेजी से बोल दिया क्या नालायक हो, इधर ध्यान दो, राइट। इसी तरह से, राइट, हमारे पास क्या होगा, एक सेकंड केस होगा। सेकंड केस ऐसा है कि आर की वैल्यू कितनी है, 1। अगर आर की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी, 0, और टी की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। इसका मतलब है कि एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर, जितना भी इस पे गिरेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा ऑब्जेक्ट जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है उसके लिए हम व्हाइट बॉडी टर्म भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो व्हाइट बॉडी और कुछ नहीं बल्कि क्या है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, राइट। व्हाइट कलर की भी अगर हम बात करें तो उस पर जितने भी एनर्जी गिरती है, जितना भी लाइट गिरता है वो पूरा क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसको व्हाइट बॉडी बोलते हैं या परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास थर्ड केस है कि भाई टी की वैल्यू कितनी, 1। टी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू भी 0। इसका मतलब है इस पे जितने एनर्जी गिरता है ना तो एब्जॉर्ब करता है ना तो रिफ्लेक्ट करता है, पूरा एक साइड से निकला और दूसरे साइड, एक साइड से इंटर किया दूसरे साइड से निकल गया, जस्ट लाइक योर ब्रेन, राइट। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रांसमीटर। इसके लिए कोई अलग सा नाम नहीं है, कहीं कहीं पे मैंने देखा है जबरदस्ती का नाम यूज करते हैं ग्रे बॉडी, पर ऐसा मैं श्योर नहीं हूं। नॉर्मली क्या बोलता है उसको, परफेक्ट ट्रांसमीटर। क्लियर है। एक चीज जो तुमको इसमें ध्यान रखना है वो यही कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर ही परफेक्ट
एमिटर होगा, या अगर वो नहीं तो तुमको सिंपल क्या करना है, याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन आर ऑलवेज कपल्ड, जो तुम नहीं हो पाए।